अरे भैया एफआईआर नहीं बाबू, एफआईआर मत करिए हमारे पास। डर जाता है आदमी, बिल्कुल डर जाता है, नर्वस आ जाता है कि एफआईआर हो जाएगी। अब तो हमारे पास है कांग्रेस को उतना ही सीट मिलेगा जितना आरजेडी व लालू परिवार मतलब दान में देगा। इस तरह से इस पे क्या कहना? सुन चुका हूँ मैं उनका ये। अमूमन सड़कों पे जो बाइक एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि पुलिस वाले डरवा रहे हैं। रोड पे जैसे पागल कुत्ता लोगों को दौड़ाता है ना, तो आदमी गाड़ी किसी भी तरह लेके भागना चाहता है और उस चक्कर में गिर के मर जाता है, भिड़ जाता है। मोदी जी जाके बिरयानी नहीं खाते हैं, मोदी जी जाके दरगाह पे चादर नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर लोग टोपी नहीं पहनते हैं ना। नहीं, टोपी पहने हैं। हाँ पहने हैं, मेरे पास प्रूफ है कि टोपी पहने हैं। अच्छा, नेता ईमानदार होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। झूठ। पलक झपकते भर में लड़की 3 टुकड़ों में बट गई थी, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। जिला अधिकारी किस बेसिस पे आपका मतलब बात सुनेगा बताइए? बहुत बड़ बात बोल दी बात जितना आप हंसते बोल दे रहे हैं, आसान बात नहीं है। सांसद महोदय को कितना मिल रहा है? और जो आपको एक चीज बताऊं, करप्शन कभी भी नेता के माध्यम से नहीं होता है। पैरवी होना चाहिए, आपका जान पहचान होना चाहिए, और आप टेंडर डाल के घर पे सोए रहिए, आपके घर तक वर्क ऑर्डर आ जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा। देखिए, जब जब राजनीति की बात होती है तो उसमें युवाओं का बात होता है, क्योंकि अपने देश में 60 से 65% युवा हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं युवा। जिस तरफ जाते हैं उस तरफ माहौल बदल देते हैं। अभी हमारे साथ अभिनव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये युवा कांग्रेस के जो है कि प्रदेश सचिव भी हैं और काफ़ी समय से, ये 4th जनरेशन है वैसे कि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार से, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपने मुखार बिंदु से जो अपना परिचय देना चाहें आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं जो देख रहे हैं जी, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ और मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं, और इससे पहले मैं मोहनिया विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका हूं युवा कांग्रेस का। अच्छा। और जो मेरी ये प्रमोशन, एक तरह से प्रमोटेड जो ये पद मिला मुझे, ये भी मोहनिया विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में मेरे बेहतरीन जो प्रदर्शन रहे, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, चाहे वो प्रचार अभियान हो, इन सभी चीजों को देखते हुए मेरे पार्टी ने मुझे इस चीज के लिए आगे बढ़ाया। हाँ, यानी कि आप लोकसभा वाले चुनाव में मनोज राम जी की सीट जिताने में काफी मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मतलब कहीं गांव नहीं देखा, कहीं अपना और पराया नहीं देखा। जहां खबर मिली कि लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचने का काम। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप सदस्यता कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे जी, बीजेपी इतनी तगड़ी पार्टी जी, दमखम के साथ लगी हुई थी, बिल्कुल, उनके दावेदारी भी हो रही थी, और इन सब लोग सोच रहा था कि ठीक है इस बार भी कांग्रेस हार जाएगा सासाराम लोकसभा से। नो डाउट, सबको यही मतलब परसेप्शन जो बना हुआ था, लेकिन उन सबसे उठ के और रिजल्ट कुछ और आना, तो ये कैसे क्या हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए, हम जानना चाहेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि मात्र मोहनिया विधानसभा में 24,000 वोटों से लीड किए थे हम, जो कि किसी भी, इवन मेरे लिए भी ये उम्मीद से परे था। भाजपाइयों के तो ये सर से ऊपर की बात है, हमारे लिए भी उम्मीद से मतलब परे था कि 24,000 वोट सोचने वाली बात है। जहाँ की विधायक बीजेपी से, विधायक बीजेपी से वो खुद को दावेदार भी मान रही थी उस पद के, मतलब लोकसभा के प्रत्याशी के पद के लिए वो अपने आप को दावेदार भी मान रही थी। मतलब हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी जो हम यहाँ के लिए जो है शायद प्रत्याशी बन जाए। बट जो भी हो, शीर्ष नेतृत्व का वो हर पार्टी का अपना एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, एक नेतृत्व होता है जो इसका फैसला लेता है। और देखिए, मनोज जी का चुनाव जीतना या कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीतना, ये ना तो एक मनोज जी की जीत है, ना तो ये कांग्रेस की जीत है। वास्तविकता में ये जो जीत है, ये 2014 से लेकर 2024 तक मोहनिया विधानसभा की जनता जो कष्ट झेल रही है, उस कष्ट से वो दूर होने के लिए उन्होंने मनोज जी को वोट किया। अभी तो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो गया, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने पार्टी का ही प्रमोशन करेंगे घूम फिर के। हाँ, नो डाउट। मतों से भी पता चलता है कि लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं इसी कारण बस रहा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखिए, चूंकि ये पॉडकास्ट हो रहा है और ये यहाँ पे रॉ बातें होती हैं, कोई बनावटी चीजें हैं नहीं। बिहार में लोग कहते हैं जात पात कब खत्म होगा? आप घूमे, हम लोग तो दिन रात घूमते हैं, क्या लगता है जात पात कब खत्म होगा? मेरे ख्याल से जात पात बिहार से तो नहीं खत्म होगा। खत्म होना चाहिए, बिल्कुल। समय का तो क्यों खत्म होना चाहिए, बता रहा हूँ।
जहां भी आप जात के जिस भी राज्य में आप जाएं, या आप नेपाल देख लीजिए, एक टाइम पे नेपाल अपने यहाँ बहुत मतलब उसके यहाँ सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। फिर नेपाल अचानक धर्म की राजनीति करने लगा और फिर आज नेपाल बर्बाद हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया। तो आप धर्म जात इन सब मुद्दों पे जब अड़े रहेंगे ना, तो आप विकास को भूल जाएंगे। कहने का मतलब है कि लेकिन वहीं पे तो लोग गिनवा भी तो रहे हैं कि मंदिर खुल रहा है तो इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये सारी चीजें। आप अयोध्या जाइए, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि राम मंदिर बनने से हिंदुओं की भावनाओं को लाभ मिला है, भावनात्मक लाभ मिला है हिंदुओं को, लेकिन आर्थिक रूप से अयोध्या के जो भी वहाँ के रहने वाले हैं, मतलब जो वहाँ के रहवासी हैं, जो वहाँ के जनता है, उनको इस चीज का लाभ नहीं मिला है। वहाँ पे बाहरी लोग आ रहे हैं, व्यापारी बनकर इन्वेस्ट करने, बता रहे हैं आपको, वहाँ पे गुजराती आ रहे हैं, वहाँ पे राजस्थानी लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आके अपना वहाँ पे स्टार्टअप डाल रहे हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अब उनका जमीन तो चला गया कॉरिडोर बनाने के चक्कर में, अब वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो अयोध्या शहर से बाहर जमीन लेके चाय का दुकान खोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल दे रहा है, कोई और ज्यादा जिसका गया है वो एक दो मतलब मेन जो क्राउडेड सिटी है उससे दूर कहीं जाके, हाँ उससे जो उनके पास मजबूरी हो गया, क्योंकि उनको तो भाई विकास के रूप में तो भगवान राम मिल गए, लेकिन रोजगार छीन गया। अच्छा एक बात बताइए और इससे जुड़ा, जो जात पात हम लोग पूछ रहे थे, कितना टैकल करना इजी और हार्ड होता है फील्ड में? क्योंकि आप युवा हैं और आपने बताया कि लोकसभा के लिए आप लगे हुए थे, गांव गांव जा रहे थे, सदस्यता करवा रहे थे लोगों का, तो क्या कुछ सुनने और क्या कुछ करने को मिलता था? देखिए आपको बता रहा हूँ, नो डाउट कांग्रेस इतने सालों तक रही, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बार बार जनता यही बोलती थी कि इतना दिन से तो हमनी के कांग्रेस के ना वोट देते रही जाए, आज कांग्रेस हमनी के बारे में सोचले रही तो ये दिन ना देखे के पड़ी। और अब तो राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से गलतियां हुई हैं, कांग्रेस को ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है कांग्रेस पे दाग लगता रहता है कि कांग्रेस एक धर्म की राजनीति करती है या एक विशेष संप्रदाय की राजनीति करती है। आपको लगता है करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अच्छा ये बताइए आप, अगर कांग्रेस एक विशेष संप्रदाय की राजनीति करती तो जितना मास लेवल पे राहुल गांधी जी ने खुल के बिहारी ने पूरे इंडिया के दलितों के लिए आवाज उठाया, इंडिया के वर्कर्स के लिए आवाज उठाया, चाहे वो कुली हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, कहाँ उन्होंने एक संप्रदाय का नाम दिया? और आप बताइए कि कौन सा ऐसा योजना है जिसका लाभ कांग्रेस ने, राजस्थान में 25 लाख रुपए दुर्घटना बीमा था, तो क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ था कि ये सिर्फ एक विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए? लाभ किसी के लिए भी, वो तो लाभ सबको मिला। अच्छे सरकार का, अच्छे गवर्नेंस का लाभ सबको मिलता है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं कि कांग्रेस उसकी है, वो तो पलटवार करना ही है। हाँ, अच्छा देखिए, अभी आपने बताया कि विशेष समुदाय की, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी हिंदू हिंदू करके आगे बढ़ी, चाहे जो भी चीजें हैं, मतलब धर्म की बातें करके और हिंदुत्व का नारा लेके, तो कांग्रेस पे जो टैग लगा हुआ है, टैगलाइन की, ये मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज जो है, उसके लिए लोग बड़ा सोचते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, तो उसमें कितना सत्यता है? क्योंकि आप पार्टी में रह रहे हैं और लोगों के साथ बैठना उठना है, तो इस पे देखिए, हम अभी प्रदेश सचिव हैं पार्टी में, हम लोग क्या मीटिंग होता है, कभी हम लोग को ये नहीं बोला गया या कभी किसी मीटिंग में ये नहीं कहा गया कि आपको उन लोगों, मतलब एक विशेष जो, जैसे आप मुस्लिम समाज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया कि आपको खाली मुस्लिम समाज का बात उठाना। हमारे यहाँ जब भी कहा गया कि आप शोषितों का बात उठाइए, वंचितों का बात उठाइए, समाज के अगड़ी से लेके और अंतिम जो लाइन है, लाइन जहाँ खत्म हो रही है, वहां तक के लोगों में, ऐसा नहीं है कि आगे वाले लाइन को छोड़ देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट जेड तक जितने लोगों को जहां जहां समस्या है वहां पे जाके मदद करना है, और हम लोग करते भी हैं। चाहे वो बिहार में ही तमाम तरह की हत्याएं हो रही हैं, अभी आप बता रहे हैं आपको, इसी महीने की 19 जुलाई को बिहार का सबसे बड़ा अब तक का रोजगार मेला लगाया कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, पटना में आयोजित, पटना में हर जगह चर्चा, ज्ञान भवन में दरवाजे टूट गए, और मैं खुद वहां पे पार्टी के तरफ से एज ए वॉलंटियर और लोगों को मदद करने के लिए वहां पे खड़ा था। आपको बता रहा हूँ शुभम जी कि सुबह 9 बजे से जब हम लोग बच्चों को मदद करना चालू किए, जो युवा आ रहे थे उनको मदद करना चालू किए, शाम के 6 बजे तक लाइन खाली नहीं हुई, कुर्सी खाली नहीं रही। धक्का धुक्की तोड़, मतलब बैरिकेडिंग तोड़ के सब अंदर घुसे।
और क्राइसिस है जॉब का क्राइसिस। अब बताइए कि 2005 से नीतीश जी यहाँ सीएम की कुर्सी पे 25 तक बैठे हुए हैं। 26 में क्या होगा ये नहीं पता, या 25 में क्या होगा भगवान जाने। तो कल की बात है, कल की बातें छोड़ते हैं। लेकिन 2005 से लेके 2025 तक कंटिन्यूअसली वो बैठे हुए हैं। वो रोजगार देने की बात भी करते हैं। अगर वो रोजगार दे रहे हैं तो फिर बेरोजगारी इस चरम सीमा पे क्यों है? और सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में सेटल्ड जॉब की बहुत बड़ी क्राइसिस है। सेटल्ड जॉब मतलब तो सरकारी दर पे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी। अच्छा। सेटल्ड कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है आपके जॉब। हाँ। वो अनसिक्योर है सारी चीजें कि कब क्या हो जाएगा। पूरी चीजें अनसिक्योर हैं। बिल्कुल। बड़े बड़े लोग जो हैं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जैसे आता रहता है समाज में कि राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं, इस पे क्या? अच्छा, राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं, ये ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को। लोग बोल रहे हैं तो सुनना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको टैकल करना है। अगर राहुल, आप मानते हैं कि नहीं इस चीज को? बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं? इसलिए नहीं मानते हैं कि जब आप राहुल गांधी के घर में जाइएगा तो वो उनका दिनचर्या है कि वो घर से निकलने से पहले वो अपने घर पे स्नान और पूजन करके ही वो निकलते हैं या कहीं जाते हैं। यहाँ भी जब वो आए हुए थे तो जमुहार में उनका नाइट कैंप लगा हुआ था, और मॉर्निंग में जब वो अपना यात्रा शुरू करने वाले थे, पद यात्रा, जब वो कैमूर के लिए वहाँ से सासाराम से निकल रहे थे, उन्होंने आधा घंटा तक मेडिटेशन किया है वहाँ पे। हर कैंप में उनका आधा घंटा जो था उनके मेडिटेशन के लिए, उनको कोई वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो फिर ये क्यों मतलब परसेप्शन फैलाया गया, जो दिमागी भ्रम है कि नहीं ये सीजनल हिंदू हैं? और देखिए, ये सब एक प्रोपेगेंडा है। मोदी जी को लेके या फिर योगी जी को लेके वो कॉपी कर रहे हैं कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है मेरे हिसाब से। मोदी जी जाके बिरयानी नहीं खाते हैं, मोदी जी जाके दरगाह पे चादर नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर लोग टोपी नहीं पहनते हैं ना? नहीं, टोपी पहने हैं। टोपी पहने हाँ, पहने हैं, मेरे पास प्रूफ है कि टोपी पहने हैं। किसी रील में देख रहे थे कि वो टोपी नहीं पहने, फिर गाना लग गया एकदम सिंघम वाला टाइप कुछ। नहीं, आईटी सेल बड़ा लेकिन तगड़ा है। हाँ, आईटी सेल आप लोगों का क्यों नहीं तगड़ा है? हो गया है, 2024 से हो गया है। यानी उनका ही देन है? उनका देन नहीं है, समय का देन नहीं है। नहीं, आखिर कहीं ना कहीं ये दिमाग में था ना कि उसने इतना सारी चीजें की। ये चीज कांग्रेस को देर से समझ में आया कि आज की जनता जो है आपके भाषण से नहीं, आपके सोशल मीडिया के रील्स और शॉर्ट्स से जो है कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। हाँ, वो उसी से इन्फ्लुएंस्ड हो तो रही है। अब तगड़े हैं आप लोग आईटी सेल के मामले में? बिल्कुल, नो डाउट, वो दिख भी रहा है। तो वो कट पेस्ट फिर होता है? नहीं, हमारे यहाँ वो चीज नहीं, क्योंकि भाजपा वाले खुद इतना गलती कर देते हैं ना कि हम लोग को एडिटिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एडिटर का काम बचा रहे हैं। हाँ, पूरा वो एडिटर वाला तो पूरा पैकेज है हमारे यहाँ खाली है। उसके यहाँ तो अभी देखिएगा तो पूरा पद खाली है। बस उनका भाषण उठा के डाल देना, वो खुद ही इतना अच्छा काम कर दे रहे हैं कि पब्लिक को बताने का जरूरत नहीं है। अब आप लपेट रहे हैं। अब डिप्टी सीएम जो है महिलाओं के बारे में इतना प्यार से अभद्रता परोसते हैं कि उसमें क्या आप एडिटिंग करिएगा? वो तो खाली उनका बात उठा के आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, रॉ मटेरियल, वो एकदम रॉ मटेरियल है। ठीक, ये तो आईटी सेल की बात है। उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही बना हुआ है, बस एज इट इज कर देना। हाँ, एज इट इज बस पेस्ट कर देना है। आप युवा हैं और सब जिस परिवेश और जिस सामाजिक स्तर से हम लोग आते हैं, जिस समाज से, चूँकि खुदरा, मोहनिया, रामगढ़, भभुआ, नुआव, सासाराम और इधर चांद, चैनपुर जो भी एरिया है, राजनीति का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि तिराही, बर्बादी, टाइम वेस्ट, कुछ और देखो, राजनीति छोड़ो, फलनवा करत रहो, देखा कहाँ का होगी ना, विधायक होगी ना, मंत्री होगी ना, का बनी ना वो। तो इन सारी चीज़ों से कैसे, क्योंकि आप लगे हुए हैं काफ़ी समय से, और घर वालों का क्या वो रहता है, या फिर आपको एक चीज़ बताना सामाजिक स्तर से क्या रहता है? जो आपने बोला है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे गार्जियन भी बोलते हैं कि हमारे पिछली 3 जनरेशन ये काम कर रही थी, क्या लाभ मिला? और कहीं ना कहीं देखिए बात भी सही है। नेता जो बन जाते हैं, वो नेता बनने के बाद सबसे पहले वो दूर होते हैं, तो वो उनसे दूर होते हैं जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो उनको नेता बनाए हैं। हम अगर आपको नेता बना देंगे तो आप क्या करेंगे वो नहीं पता है, लेकिन जो नेचर रहा है लोग अब तक, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि जिसको पब्लिक नेता बना रही है, वो नेता बनने के बाद उन्हीं को अवॉइड करने लगता है। और यही एक चीज, यही तो खासियत है नेताओं में। ये नेताओं में खासियत नहीं है, ये उनको बस 5 साल का एक मौका देती है। 5 साल बाद वो लोग फिर आके अपना गमछा तक सर से उतार के और जनता के कदमों में रख देते हैं, रोने के गिड़ाने लगता है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ कि प्रत्याशी नंगे पैर मन्नत मांग के आए कि हे विश्वनाथ भगवान
इस बार का चुनाव जिता दीजिए। हम पूरा चुनाव का जो प्रचार है वो नंगे पैर करेंगे, और लोग कर रहे हैं, नंगे पैर कर रहे हैं। इसी जिले में नंगे पैर चुनाव प्रचार करने वाले विधायक के प्रत्याशी हैं जो कर रहे हैं, अपना गमछा तक उतार के रख दे रहे हैं लोगों के पैरों में। और जनता का एक ही जवाब है कि वो दिनवा ऐसा ना कैले रहता तो आज ही दिन ना देखे के पड़ी। अच्छा, ये तो होगी राजनीतिक बात। आपको लगता है जिले का कोई ऐसा एक नाम जो आपको लग रहा हो कि राजनीति के क्षेत्र में उसका लंबा भविष्य है? कैमूर जिले से युवा में या युवा में देखिए, मैं हमारे ही कुदरा में गजेंद्र गुप्ता जी को जानता हूँ। मैं उनसे काफी प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे वो युवा लोजपा के जिला अध्यक्ष थे, और उससे भी जिला अध्यक्ष, अभी मेन विंग के वो जिला अध्यक्ष हैं। और उनकी सबसे बड़ी चीज है ना कि राजनीति में आपकी लॉयल्टी जो है ना वो परोसी जाती है आपके बायोडाटा में। बीजेपी की और जेडीयू के साथ अलायंस में ही है तो नहीं, लॉयल्टी इस चीज के लिए कि जब पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी अलग हुए, उनके परिवार में जब फूट हुआ, तो बहुत लोग पैसे या पद के लालच में पशुपति पारस जी के साथ चले गए, क्योंकि उस वक्त तो चिराग जी अलग हो गए थे एनडीए से, अकेले थे। और उस दौर में भी गजेंद्र गुप्ता जी जो हैं वहां पे खुल के उनके साथ रहे। तो मैं अपने तरफ से मेरे बड़े भाई समान है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भैया हैं, मतलब मैं वैसे तो मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, संतान हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे सगे भाई समान है, मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं। और वो और गजेंद्र भैया, जिनको वो लोग बचपन से साथ रहे हैं। अच्छा। और एक चीज मैंने देखा है कि गजेंद्र भैया, मैं हमेशा उनको गजेंद्र भैया ही बोलता हूँ, कि गजेंद्र भैया किसी भी मैटर पे खुल के खड़े रहते हैं बिना किसी संकोच के। हाँ, बिल्कुल। आप उनको बोल दीजिए कि भैया हमको ये काम है, हमको ये सामने वाला अधिकारी परेशान कर रहा है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हम देखेंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ हम साथ में चलो। तो ये चीज होनी चाहिए, युवाओं को युवाओं का बल मिलना चाहिए। और अगर ये जो इक्वेशन है ये चलेगा तो नो डाउट आने वाला जो पॉलिटिकल भविष्य है कैमूर का ना वो बहुत अच्छा होगा। महिला की बात कर लिया जाए, अगर कोई आपके जहन में हो जिसका लग रहा है कि नहीं भविष्य बहुत लंबा है? महिलाओं में देखिए, वैसे तो हम लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ 2020 में संगीता जी का मदद किया था, क्योंकि वो आरजेडी में थी इसलिए नहीं, उनकी इसीलिए बता रहा हूँ। विधायक तो अगर वो बीजेपी से होती तो आप क्यों मदद करते? बता रहा हूँ, मदद तो नहीं करता, लेकिन उनके बातों से उस वक्त भी सहमत होता, क्योंकि अच्छा। जिस हिसाब से वो बातें उस समय कर रही थी, तो उनके बातों से प्रभावित थे। हाँ, बातों से प्रभावित थे। विधायक बनने के बाद जिस तरीके का मतलब कार्य उन्होंने किया, स्कूलों में हेडमास्टरों के साथ मिली भगत, या क्या मिली भगत, खुल के बात करिए ना। जैसे अमूमन शिकायतें आती हैं कि विधायक जी ऐसा फोन करके बोल रही थी, या क्या बोल रही थी, बातें बता रहे हैं जो लोग देख रहे हैं वो तो जानना चाहेगा ना। लोग कहते हैं कि मतलब विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो हर एक फैसला शायद विधायक जी से पूछ के ही लेते हैं। तो और ये विधानसभा के हर विद्यालय का ही हाल है? हाँ, लगभग सभी विद्यालयों का यही है। तो फिर एक बात बताइए, सरकारी विद्यालय में विधायक जी का वो हस्तक्षेप होना, इसका क्या संदेश, क्या है, मोटिव क्या हो सकता है? शायद उनको बिहार के शिक्षा प्रणाली पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए वो ज्यादा हस्तक्षेप करती हैं। अच्छा, जो शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है उसमें हाँ, उनको भरोसा नहीं होगा शायद कि हाँ, जो भी हो। अब तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि उनको लगता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसीलिए तो इन्वॉल्वमेंट अपना दर्ज करती हैं वहाँ। इस बार क्या लग रहा है, अगर चूंकि आप भी मोहनिया विधानसभा में आते हैं, इस बार क्या आकलन है? मोहनिया विधानसभा को देखिए, एक ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो ईमानदार हो, सबसे पहली बात की जो ईमानदार हो। और जो ईमानदार आपको कौन लगता है, कौन नेता ईमानदार? अभी तक देखिए ईमानदार, अच्छा, नेता ईमानदार होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। झूठ बिल्कुल होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेता ईमानदार होता है। नेता की ईमानदारी जानते हैं कहाँ पे नेता की ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी, नेता की ईमानदारी का क्राइटेरिया एक ही है कि जब जनता और ब्यूरोक्रेसी में झगड़ा हो तो खुलकर जब नेता जनता के साथ खड़ा हो जाए, वही नेता को मैं ईमानदार मानता हूँ। लेकिन यहाँ अपोजिट होता है। यहाँ अपोजिट होता है। यहाँ नेता ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके काम करता है, ना कि जनता के साथ मिलके। और मेरा जो अपना विचार है, इसी चीज को मुझे चेंज करना है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले कुदरा में एक शिक्षिका की मृत्यु हो गई दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में। वहां पे कुछ नहीं हुआ, मतलब मीटिंग हुई,
एनएच के साथ, एनएच के जो पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ मीटिंग वगैरह हुआ कि यहाँ पे फुट ओवरब्रिज बनेगा या जो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके ठीक चौथे दिन एक कदई गांव की, कुदरा प्रखंड के कदई गांव की महादलित समाज की लड़की का एक्सीडेंट हो गया। मात्र 9 साल की लड़की थी। अच्छा। और मतलब पलक झपकते भर में लड़की 3 टुकड़ों में बट गई थी। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। और मैं ये देखा कि उस चीज को लेके किसी ने भी सिस्टम से नहीं झगड़ा किया। वहां पे फुट ओवरब्रिज बन गया होता तो ये चीजें होती नहीं। अभी देखिए, पहली चीज की फुट ओवरब्रिज वहां का सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर क्या सॉल्यूशन है? वहां का सॉल्यूशन है अंडरपास। कहने का मतलब ये है, रेलवे में भी रेलवे स्टेशन है हमारे यहाँ, मोहनिया है, कुदरा, भभुआ रोड है, कुदरा है। कितने लोगों को आप देखते हैं कि वो ब्रिज से चढ़ के उतरते हैं? 1000 लोग अगर पब्लिक आ रही है तो मात्र 100 लोग हैं, बाकी 900 लोग जो हैं वो पटरी क्रॉस करते हैं। सही बात। क्यों क्रॉस करते हैं? कोई सीढ़ी नहीं यूज करता है। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से लोगों को परहेज है। परहेज नहीं है, वो दिमाग में है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, या फिर उनको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगेगा। 2 बैग अगर कंधे पे हो तो सीढ़ी पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, चढ़ना फिर उतरना। जहां कहीं भी ऐसी जगह है वहां पे फुट ओवर ब्रिज उसका मतलब निवारण है ही नहीं। उसका निवारण है कि आप वहां पे अंडरपास दें। बड़े बड़े शहरों में आप जब देखे जाएंगे तो अंडरपास बनाती है वहां की सरकारें, या वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, नगर निकाय जो है, नगर निगम जो है। लेकिन अंडरपास बनेगा तो डूब जाएगा बुन्नी में महाराज। नहीं, देखिए, आपके पास जेई इसीलिए सरकार देती है कि वो अपना दिमाग कुछ लगा सके। लेकिन लगाते कहाँ हैं लोग? कहाँ लगाएंगे? उनको लगाने का मतलब मौका मिलेगा तब ना। उनको तो मौका है कि फाइल हम किस हिसाब से बनाएं कि हमारे नेता को और हमारे सीनियर को दोनों को पसंद है। अच्छा, इस हिसाब से फाइल बनता है? इस हिसाब से फाइल बन रहा है, और नो डाउट देखा भी जा रहा है। हाँ, क्या है, तो देखने वाले देख नहीं रहे हैं, आंख मुदाइल थोड़े है सबका। एक टेंडर निकलता है, एक टेंडर को ठेकेदार लेने के लिए 28 से 30% बिलों पे कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, और उसके बाद भी उसको काम करने तब तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाता है जब तक उस पर्टिकुलर ऑफिस का वो जो कट कमीशन है वो वहां तक नहीं पहुंचाता है। प्रोजेक्ट खुलने से पहले? हाँ, नहीं, टेंडर अलॉट होने के बाद और वर्क ऑर्डर होने के बीच का जो चीज है, जब आपको टेंडर मिल गया बीड में और उसके बाद जो वर्क ऑर्डर दिया जाता है, इस बीच में जब तक आप कट कमीशन नहीं देते, कोई भी ऑफिस, ये हर विभाग का यही स्थिति है। शिक्षा विभाग ने अल्टरनेटिव क्लासरूम ACR बनाए। तब तो एक बात बताइएगा, जैसे अभी सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज राम जी हैं जी, आपके पार्टी से। जी बिल्कुल। जो भी संसदीय निधि योजना के तहत बिल्कुल आप खुल के जो भी चीजें आएंगी तो उसका भी जो मोमेंटो तैयार होगा, जो भी प्रोजेक्ट का शेड्यूल और डाटा बेस है, तो उसमें भी तो ये ध्यान रखा जाएगा कि सांसद महोदय को कितना मिल रहा है। और जो आपको एक चीज बताऊं, करप्शन कभी भी नेता के माध्यम से नहीं होता है। करप्शन कभी भी जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से होता है। लेकिन नेता चाहे तो रोक तो सकता है। नेता कैसे रोकेगा? हम मान लीजिए कि हम एक नेता हैं, ठीक है, हम कोई कट कमीशन नहीं लेना चाह रहे हैं, ऑफिस कट कमीशन नहीं लेगा, इसका गारंटर कौन है? अच्छा, हम नहीं ले रहे हैं, हम तो झाड़ दिए पल्ला, लेकिन वो लेगा ही लेगा। वो वर्क ऑर्डर नहीं देगा, उसके पास तमाम तरह की ऑप्शंस हैं। हाँ, उसको डिले करने रीजंस हैं उसके पास। हाँ, तो इस चीज से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। अगर आप देखने जाएं तो इस जिले में पेपर कोई भी जो स्केल बनता है, स्केल 4, स्केल 3, स्केल 2, स्केल 1, टेंडर जो अलॉट होना चाहिए, चाहे वो विभागीय हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपीरियंस के आधार पे होना चाहिए। पहले जब 90s में, 95 में या 2000 के टाइम में जब किसी को सरकारी संविदा प्राप्त होता था तो उसके लिए उसका एक्सपीरियंस देखा जाता था। वर्तमान में कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा जा रहा है। आपका एक बढ़िया मंत्री और विधायक से पैरवी होना चाहिए, आपका जान पहचान होना चाहिए, और आप टेंडर डाल के घर पे सोए रहिए, आपके घर तक वर्क ऑर्डर आ जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा वर्क ऑर्डर। माननीय का फोन का इतना प्रभाव है। हाँ, माननीय का प्रभाव तो है हमारे राज्य में, खासकर हमारे राज्य में। आप युवा हैं अभिनव भाई, और खासकर आपकी पार्टी को लोग कहते हैं कि विलय हो चुका है कांग्रेस का, और अभी बिहार में जनसुराज बड़ा हर जगह छाया हुआ है। उसको लेके क्या पार्टी में कुछ चर्चाएं या ऐसी कुछ डर का माहौल रहता है पार्टी के अंदर या लोगों के बीच? देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ, प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, वो कभी भी कांग्रेस के लिए खतरा नहीं बन सकता। मैं आज ही एक चीज आपको बता दूं। क्या है? वो कांग्रेस के कभी थे ही नहीं, तो कांग्रेस के लिए खतरा कहां से बनेंगे?
लेकिन कांग्रेस को जो वोटर वोट करते थे उनको तो प्रभावित कर सकता है ना जी। किस चीज से प्रभावित करेंगे वो? इस चीज से कि वो अपने यहाँ जितने लोगों को रखे हैं वो संघी विचारधारा के हैं, उनके लोग खुल के बोलते हैं कि हम आरएसएस से प्रभावित हैं। तो जब आप पब्लिक डोमेन में ये बोल रहे हैं कि हम आरएसएस से प्रभावित हैं, तो आप तो बीजेपी के उल्टा वोटरों को एंगेज कर रहे हैं। आप तो ऐसे ही बीजेपी के बी टीम हो गए ना। आप तो अपने मुंह से बोल दिए। आनंद मिश्रा जी लोकसभा के चुनाव में अपने मुख से बोले हैं कि हम आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित हैं, मेरे अंदर आरएसएस की विचारधारा है। तो हो सकता है उनका इंटरनल कोर हो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ। नहीं, मेरे पास जनसुराज के 50% ऐसे लोग हैं जिनके मुखार बिंदु से इस तरह की बातें निकलती हैं और सुने हैं, और हम बोले भी हैं कि आप लोगों का ये स्टेटमेंट जो है, भविष्य है जनसुराज का, बिहार में जनसुराज का भविष्य है, लेकिन 2025 में नहीं है। इस साल नहीं, इस साल नहीं। एक चीज तो लग रहा है कि लोग 2020 में एक प्लूरल्स पार्टी आई थी, उस पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी जी की वो पार्टी थी। यहाँ जनता ये देखती है कि आप एक इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद कितने दिनों तक आप फील्ड में बने रहते हैं, और वो चीज फिर आपको जनता से जो है ना क्लोज करती है। तो ये जनसुराज को ये 25 के चुनाव के बाद अगर कंटिन्यूटी रही तो जनता सोचेगी। जी बिल्कुल, वही मैंने और अगर आउट हो गए फील्ड से तो फिर वही। इतना तो सबको पता चल रहा है कि इन्होंने अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अच्छे प्लानर हैं वो, अच्छे इलेक्शन कैंपेनर रह चुके हैं। उन्होंने गुजरात में मोदी जी को जिताया है, बिहार में नीतीश जी को 2015 से गोद में लिए बैठे, ममता जी को जिताया, ममता जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि लोगों को इस चीज के बारे में बखूबन अंदाजा है कि प्रशांत किशोर जी के पास पूरा टेक्निक है, किस तरह वोटर क्या किया जाता है, वोटर तक कैसे पहुंचना है, उनके दरवाजे तक पहुंचने का पूरा टेक्निक है। लेकिन वोटर के दिल पे कैसे राज करना है, ये टेक्निक अभी तक उनके पास नहीं है। शायद ये टेक्निक जब वो सीख जाएंगे तो 2030 में भी वो अपनी सरकार बना सकते हैं। 2025 में मुझे उनका कहीं कोई संभावना नहीं दिख रहा है। क्योंकि युवा इस वक्त काफी जनसुराज के प्रति वो है, थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हैं। आप भी युवा हैं, कभी सोचा नहीं कि अरे यार कहाँ, जिसका चर्चा भी नहीं हो रहा है कांग्रेस का लोगों के जुबान पे, उसमें हम रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं और अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। देखिए बता रहा हूँ आपको कि हर आदमी की एक विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा ये है कि जब 4 लोग बैठ के एक साथ खाना खाएं तो कोई खाना खाने से पहले आपकी जाति ना पूछे, आपका धर्म ना पूछे, आपका सरनेम ना पूछे। ये कहाँ पूछा जाता है? बता रहे हैं आपको। जिस दिन हमारे जो भी हैं विपक्षी हैं कांग्रेस के, उनके लोग जिस दिन खुल के ये काम करने लगेंगे ना, उसी दिन हमारा जो लगेगा कि हमारा जो कांग्रेसी विचारधारा है वो विचारधारा सब में आ गई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। देखिए कांग्रेस में इस उम्र में आके भी कांग्रेस में बने रहना, आपने बहुत सही कहा कि बिहार में आज कांग्रेस जो है 4th पार्टी हो गई है। जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस आ रही है। लेकिन वहीं आप देखने जाएं अगर, तो सबसे ज्यादा बिहार में पिछले 5 साल से पब्लिक के लिए अगर किसी ने डंडा खाया है तो कांग्रेस ने खाई। मुकेश सहनी जी के पिताजी की जब हत्या हुई थी तो पूरी कांग्रेस विधानसभा घेराव के लिए गई थी। वहीं पे करहगर के विधानसभा के विधायक संतोष मिश्रा जी को पुलिस ने, मतलब मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वो बोलते रह गए कि मैं विधायक हूं, और पुलिस उन पे लाठियां बरसाती रह गई। तो आप समझिए कि कांग्रेस को आपको समझना होगा कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। आप ही बताइए ना, कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्रियों के ऊपर बिहार में आप सुनते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री था तो ये करप्शन किया है, या कांग्रेस का मुख्यमंत्री था तो रंगदारी, मर्डर या इन सब चीजों में संलिप्त था। कांग्रेस ने हमेशा यही चाहा है कि बिहार को एक उज्जवल भविष्य दिया जाए। आज भी आप विपक्ष में होते हुए कांग्रेस क्यों 19 तारीख को महारोजगार मेला लगाई? इसीलिए लगाई ना कि जो आपके यहाँ जो रोजगार की जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाए। अच्छा, सरकार में आना नहीं आना वो बात का चीज है। हमारे तरफ से अगर आपकी पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। और नेशनल मीडिया में बातचीत होती थी, जैसा प्रशांत किशोर जी भी आए दिन कह रहे हैं एक टका टिप्पणी में, कि कांग्रेस को उतना ही सीट मिलेगा जितना आरजेडी व लालू परिवार मतलब दान में देगा। इस तरह से तो इस पे क्या कहना चाहिए? सुन चुका हूं मैं उनका ये बात। और दान कांग्रेस लेती नहीं है, कांग्रेस देती है। अगर आप नेहरू जी के समय से लेके इंदिरा गांधी जी के समय तक जाएं तो
अपना घर, खासकर ये बिहार की बात। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस दान लेती नहीं है, कांग्रेस दान देने वाली पार्टी। कांग्रेस ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सीट भी बढ़िया लोगों के लिए छोड़ दिया है, त्याग दिया। हाँ, औरंगाबाद लोकसभा निखिल कुमार जी का सीट, अभय कुशवाहा जी की वहां से लड़ने की इच्छा थी, और एक शब्द में मतलब कांग्रेस के लोगों ने डिटो दे दिया कि एक ओबीसी समाज का अगर कोई प्रत्याशी आगे आ रहा है तो हम उसके रास्ते का बाधा नहीं बनना चाहते। और निखिल कुमार जी ने प्रचार अभियान में वहां पे जो अभय कुशवाहा जी हैं वहां के आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनका प्रचार भी किया है, अवधेश सिंह जी वहां पे प्रचार किए हैं। तो यहाँ तो क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह बिहार में डेवलपमेंट हो। 2005 से एक सरकार जो पीछे के दरवाजे से एंट्री करती है राजनीति में, और वो बनी हुई है। 2020 में जिस तरह ये चोरों की तरह पीछे के दरवाजे से घुसे हैं, उस चीज से इन लोगों को भगाया जाए, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो थक चुका है, जिसको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ क्या बोलना है। आप युवा हैं अभिनव भाई, और खासकर कैमूर जिले की बात की जाए और मोहनिया विधानसभा की, तो क्या कुछ प्लानिंग है खासकर कांग्रेस को लेकर या फिर व्यक्तिगत तौर पे? मैं व्यक्तिगत तौर पे पहले अपनी जो इच्छा है वो बता देता। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है जनता के सेवार्थ वहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ पुलिस प्रशासन सड़कों पे खड़ी तो है लेकिन जनता के लिए नहीं खड़ी। वो खड़ी है बालू लदे ट्रकों से पैसा वसूलने के लिए, ट्रैक्टर वालों से पैसा वसूलने के लिए। जो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा है उसके लिए एकदम, मतलब यहाँ पे पुलिस जो है बस हेलमेट वाले को इसे लोग पकड़ता है, जिसे लगता है कि कितना बड़ा अपराधी एकदम, जो है कि ये कहाँ है। सबसे बड़ा चीज है ना कि आप किस संस्कार में पल रहे हैं और आप किस ट्रेनिंग को लेके आ रहे हैं अपने साथ, ये आपके जॉब में दिखता है। मैं मुंबई में जॉब कर चुका हूँ और लॉकडाउन का पीरियड था, और एक इंस्टीट्यूट है, नाम तो नहीं लूँगा चैनल पे आपके, और उस इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था, एकेडमिक इंचार्ज था वहाँ पे मैं, मतलब प्रिंसिपल का काम छोड़ के और पढ़ाना छोड़ के एक कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट संभालने का काम मेरा होता था। ठीक है, वहाँ पे मैं एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मतलब खास करके महाराष्ट्रियन लोगों का वहाँ पे मुझे भरपूर मतलब सहयोग मिला, प्यार मिला। और यहाँ से मैं अकेला गया था, मेरे साथ कोई नहीं था, वहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था। देखिए, आप क्या चीज़ अपने साथ लेके गए हैं वो आपका संस्कार है, वही हर जगह जाना है। आप एज ए पुलिसमैन यहाँ पे अगर खड़े हैं तो आपको उसी चीज़ के संस्कार के साथ अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन सड़कों पे जो बाइक एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि पुलिस वाले डरवा रहे हैं। रोड पे जैसे पागल कुत्ता लोगों को दौड़ाता है ना, तो आदमी गाड़ी किसी भी तरह लेके भागना चाहता है और उस चक्कर में वो गिर के मर जाता है, लड़ भिड़ जाता है। वही चीज हो गया है पुलिस को देख करके जनता में वो चीज, अरे ये तो काट लेगा, भय। मतलब आप जो बता रहे थे अपना वो मोटिव, आते हैं हमारे मोटिव पे। जिस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था है बिहार में, आपके पास तमाम स्कीम है लेकिन एक भी स्कीम धरातल पे नहीं उतरता है। आप ये बात बताइए, जनता बिजली बिल देती है, क्यों जनता बारिश में अगर लाइट कट जा रहा है, तार टूट जा रहा है, ये जनता का फॉल्ट है ना? ये तो प्राकृतिक देन है ना, प्राकृतिक देन है। इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? बिजली विभाग। और बिजली विभाग क्या कहता है? नेचर हमारे हाथ में है, पानी बरसा, हवा बहा, तार टूट गया, हम क्या करें? हम क्या करें? आप अंडरग्राउंड तार लगाइए, जहाँ पे शहरी क्षेत्र है वहाँ पे अंडरग्राउंड तार लगाइए। हर चीज, आपके रिसोर्सेज की कमी नहीं है बिहार में। मैं अभी यूज नहीं है अच्छे से, यूज क्या यहाँ पे लोग जनता के लिए करना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता रहा था ना अंडरपास वाली बात, जिस कुदरा रेलवे स्टेशन के सामने अंडरपास बना हुआ है, आज वो अंडरपास अगर भभुआ मोड़ पे बना हुआ होता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोग वहां से उस जिस एक्सीडेंटल स्पॉट है वहां से 100 मीटर का मात्र दूरी है कुदरा रेलवे स्टेशन का, हम 100 मीटर दूर ही बना देते हैं अंडरपास। हाँ, तब का कम से कम 2 in 1 बेनिफिट तो मिलता है हमको, लोग आ जा भी सकते और दोनों रूट भी निकल जाता। तो रिसोर्स है, बस कमी है तो विजन का। यहाँ पे विजनरी लोग नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं रहमो करम पे पलने वाले हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वो नेता हो। आप बताइए ना, आपके कैमूर में अगर कितने ऐसे नेता हैं जो रहमो करम को छोड़ दिया जाए तो अपने बल पे एक चुनाव जीत सकते हैं?
आप बताइए कोई ऐसा है तो। जनता के साथ खड़े होने वाला कोई नेता आप ही बताइए। आप तो मीडिया में अभी उपचुनाव में रामगढ़ से थे अजीत कुमार सिंह, नहीं वो सतीश यादव पिंटू करके थे, सतीश बड़ा अच्छा फाइट किए थे बसपा से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भभुआ से एक हैं विकास सिंह लल्लू पटेल, जिला पार्षद हैं, हालांकि जिला पार्षद हैं, वो भी अच्छा लगे रहते हैं समाज उनके बारे में भी मुझे जानकारी है कि उनका जनता के दुख सुख में मतलब रहता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक मैं भूल गया था उनका नाम, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, सिर्फ गजेंद्र भैया तक मैं सीमित रह गया कि जब कोई नेता का बड़ाई जनता करे ना तो वो अच्छा लगता है। सही बात। लल्लू पटेल जी के बारे में अमूमन मैं लोगों से सुनता हूँ कि पहुंच जाते हैं, लोगों के दुख दर्द में पहुंच जाते हैं। आम जनता को क्या चाहिए, कोई किसी को रोटी बना के थोड़ी खिला देगा जी। बिल्कुल नहीं। अरे अगला के सुख दुख में हट गए वही भगवान मान रहा है वहीं पे। और देखिए आप सुख दुख में खड़े भी हो गए तो आपको अपने पैसे से तो करना नहीं, आपको बस अपने तरफ से रिकमेंडेशन कर देना, बस दिशा निर्देशन बस, और कुछ। हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हुई थी उस महादलित बच्ची का मैं बात बता रहा हूँ, उसमें क्या हुआ, कोई एक नेता वहां पे नहीं खड़ा था, मैं अपने बल पे खड़ा होके उनके परिजनों के साथ रहा। बारिश हो रही थी, बहुत सारे मीडिया चैनलों में वो चला भी है, मेरा शर्ट पैंट पूरा भीग गया है, मैं बारिश में वहां पे उनके साथ खड़ा हूँ। परिजनों को बोला हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, आपके आखिरी इच्छा तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, जहां तक आपकी इच्छा रहेगी। आप कह देंगे कि अभिनव जी हाँ यहाँ से हम लोग अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो हम करना, और हुआ भी वही। सारे लोग उन लोग को अकेला छोड़ गए थे, मैं अपने बल पे पूरे कुदरा के हुजूम को वहां पे खड़ा रख के मजिस्ट्रेट लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर को वहां पे बुलाया, वो जिम्मेवारी लिए कि मैं मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ यहाँ पे, मैं आया हूँ और इनको मुआवजा मिलेगा। नहीं तो आप ही बताइए, वो एक महिला जो शिक्षित नहीं थी वो तो ऐसे ही विक्षिप्त हो चुकी थी कि उसके बेटी का वहां पे दुर्घटना मृत्यु हो चुका है। अगर आप उसके आवाज बन के खड़े हो गए और उनको आपके कितना हिम्मत मिला होगा ना। हिम्मत, आपको बता रहा हूँ कि अभी उस गांव के 3 से 4 लोगों का फोन आ चुका है कि भैया जोन होके करे तो हुई गिल, लेकिन और सहयोग हमने के गांव हमेशा याद रखी। यही सब में गिनाता है जी, ऊपर लेके क्या जाना है। मेरा आपने विजन का बात बोला ना, तो मेरा देखिए, हमको नेता नहीं बनना है, हमको भावी विधायक या भावी युवा नेता भी नहीं, वो युवा हृदय सम्राट वाला अपने टैगलाइन हमको नहीं लगाना है। हमको बस इतना चाहिए कि मेरे जिले का हर एक प्रॉब्लम जो है ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। एक बात बताइए, हम किसान हैं, हम अपने जमीन के दाखिल खारिज के लिए पैसा आपको क्यों दें? जमीन मेरा, जमीन हम खरीदे, सब कुछ मेरा है, हम आपको पैसा क्यों दें? लेता है लोग दबा के ना, हर जगह ले रहा है। ऐसा कोई बिहार का अंचल नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। ये SIR हो रहा है ना, लेकिन कोई नेता करप्शन खत्म करने पे किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। नहीं हो सकता है ना, नहीं किसी का ध्यान नहीं। देखिए आपको बता रहा हूँ, 2005 के बाद सरकारी कर्मचारियों में नेताओं का भय खत्म हो गया है। इस चीज को आप मानिए या मत मानिए, मैं इस चीज को बखूबी महसूस करता हूँ। अच्छा, FIR का लोग हुक देता है। अच्छा वही अब देखिए कॉमन मैन, अरे भैया FIR नहीं बाबू, FIR मत करिए हमारे पास, डर जाता है आदमी, सही डर जाता है, नर्वस आ जाता है कि FIR हो जी, अब तो हमारे पहाई है, क्या करिए। इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के आता नहीं है समाज में लोगों की मदद के लिए। देखिए एक चीज और भी है कि जिस तरह से विधायकों या सांसदों की स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है, लोकल लेवल पे कोई लीडर अब नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो नेता है वो हमको सपोर्ट नहीं करने वाला। FIR के अलावा आपको मैं दौर याद दिलाता हूँ, 2000 के समय का वो दौर था कि वीडियो लेवल के लोग जो थे ना, वो अगर कोई मतलब लोकल लीडर टाइप अगर ब्लॉक में आ जाता था तो वीडियो अपने कुर्सी से खड़े हो जाते थे। ठीक है, क्या अरे नेताजी आइए ना बैठिए। वो गरिमा बनाने में कितना समय लगा होगा बताइए। गरिमा जानते हैं क्या चीज की थी? गरिमा थी उनको ईमानदारी की, ईमानदारी गरिमा थी जो विधायक थे रहते थे या जो सांसद रहते थे। अब हमारे ही जिले के एक तरह से कहिए तो शिल्पकार लोग एक कैमूर के भगवान विश्वकर्मा का दर्जा देते हैं आदरणीय जगतानंद सिंह जी को। उनके नाम का पदाधिकारियों में कितना खौफ था कि कोई जनता, आम जनता भी चली जाती थी और बोलती थी कि मंत्री जी भेजे हैं हमारे यहाँ गांव में, लाइन कटा हुआ है, खेत का सिंचाई नहीं हो पा रहा है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन अ डे ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता था। विद इन अ डे ट्रांसफार्मर चेंज हो जाता था। भय था उनका। आज 20-20 दिन लाइट कटा रह रहा है और कोई आता नहीं है झांकने। कहाँ कोई का लगामे नहीं है तो कहाँ ले कोई कुछ करी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरा जितना नॉलेज है, जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा हूँ, जितना मैं चीजों को जानता हूँ, एक डीएम जो होते हैं, एक जिले के जो पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी हैं, उनका पोस्ट जो है मतलब सोशल लेवल पे जब वो समाज में पब्लिक के बीच में होता है, वो कभी भी एमएलए से ऊपर नहीं होते हैं, वो हमेशा एमएलए के पीछे खड़े रहने वाले हैं। आज के दौर में मैं क्या देख रहा हूँ कि जब एमएलए लोग समाहरणालय में जाते हैं, जिले के कलेक्ट्रेट में जाते हैं, तो बेजाते झुक के दंडोत प्रणाम कर रहे हैं जिला अधिकारी को। जिला अधिकारी किस बेसिस पे आपका मतलब बात सुनेगा, बताइए। कि बहुत बड़ बात बोल दिए। बात जितना आप हंसते हंसते बोल दे रहे हैं, आसान बात नहीं है। ठीक है, जान लीजिए लोग का मन है प्रणाम करे चाहे सलाम करे, भैया जेकर जिसे काम निकला तक करे देवे काम बा। हम एक ही बात कही ना, देखिए पब्लिक ओपिनियन भी करते हैं हम, बिहार को बदलने का कोई जरूरत नहीं है। और डुबा दीजिए, इतना डुबा दीजिए कि यहाँ की नस्लें मतलब 2 कवर रोटी, अगर तन पे कपड़ा मिल रहा है तो उसको ही विकास समझे। और एक्चुअल में भी ये भी यही हो रहा है, वही हो रहा है। एक्चुअल में तो हो भी तो यही रहा है ना। आप बताइए ना, अभी आप देख रहे हैं कि एसआईआर हो रहा है, मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है, 65 लाख लोगों का लोग एस्टिमेट कर रहा है कि वो लोग मतलब कटेगा ना। कहाँ से ये कटने का जो है ये संभावना क्यों उत्पन्न हो रही है? हर घर का एक आदमी जो है आज के डेट में प्रवासी है। बिहार में आपको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अपने पड़ोसी राज्य में जाना है। एसआईआर का जो सिस्टम है, जैसे मतलब ये तो मान लीजिए ठीक है आप कांग्रेस के हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, माफ करिएगा। तो जैसे एक लोग हैं, मान लीजिए कोई महिला है, उनका मायके में भी है वोटर, ससुराल में भी है, वो 2 जगह से डुअल एक्सेस है। तो ये सारी चीजें भी तो कहीं ना कहीं उसमें बाधित हो रही हैं, हट रही हैं। देखिए एक जगह पे वोटिंग का सिस्टम हो रहा है, ये तो अच्छी चीजें हैं। एसआईआर इस टाइप के लोगों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन एसआईआर उनके साथ तो गलत है ना, जो यहाँ पे नहीं है, जिसका घर यहाँ पे बंद है, परिवार बम्बई में है। हाँ, उनके साथ तो ये गलत है। अब जो आदमी अपने बाप के मरनी कार्य में नहीं आ पा रहा, श्राद्ध कार्य में नहीं आ पा रहा है कि मेरा नौकरी चला जाएगा, वो आपके एसआईआर के लिए तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बीएलओज को ट्रेनिंग में बताया गया है कि आपको क्यूआर कोड सेंड करना है वैसे लोगों को जो यहाँ से माइग्रेटेड हैं, जो बाहर रह रहे हैं रोजगार के चक्कर। कितने बीएलओ क्यूआर कोड भेज के और एसआईआर कर मतलब जो पुनरीक्षण का कार्य है क्यूआर कोड के माध्यम से करवा रहे हैं। 2-4-5 को कर दे हुए बहुत है, एक भी नहीं हुआ है। मैं आपको शुभम जी बता रहा हूँ कि बेजाप्ते आप अगर दूसरे जिलों में चले जाएं तो मैं ये देखा हूँ कि कम से कम एसआईआर का जो स्टिकर है वो जैसे आपके घर में एसआईआर हो गया, मतदाता पुनरीक्षण हो गया, तो दरवाजे पे स्टिकर लग रहा है। कुछ जिलों में मैंने देखा है, कुछ जिलों में। आपके यहाँ लोग आए थे कि नहीं? मेरे यहाँ कहीं कोई बीएलओ घर तक नहीं आ रहा है। अगल बगल कहीं कुछ सुनाई दे रही? कहीं आपको मैं बता रहा हूँ, बीएलओ कहीं भी घर तक नहीं जा रहे हैं। इनका काम है घर तक जाना, ड्यूटी तो उन्हीं का है। हमारे यहाँ कोई नहीं खेल भी, हम झूठ नहीं बोला। हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए वो लोग एजेंट किसको बना रहे हैं? पॉलिटिकल लोगों को। जो यूआर मतलब यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी हो गया या पंचायती लेवल हो गया, इस लेवल के जितने भी नेता हैं, वार्ड स्तर के, बीडीसी स्तर के, वो लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हली ही अपन पुनरीक्षण करवाई नहीं और वोटरवा के नाम कट जाए। अच्छा, और जो इलेक्टेड बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी है, वो अपने मतदाताओं को सुरक्षित करने के चक्कर में वो मजदूर की तरह खट रहा है। बाकी इस पॉडकास्ट को यहीं पे अंत देते हैं। बातें तो बहुत कुछ हैं, हम लोग और सारी बातों को अगले पॉडकास्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, राय हो, कमेंट हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा है या बुरा लगा है वो भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव भाई समय देने के लिए।